हाँ जी, सो करें शुरू। एक थम्स अप दे दो कि आप आवाज एकदम परफेक्ट है, यस और नो। फिर इस सेशन को अपन क्या करते हैं, शुरू है जो करते हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तंसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस ऑन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। देखिए, डेली कानूनी अपडेट की सीरीज के अंदर आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ में आपके कमेंट्स में यहां पर पढ़ पा रहा हूं कि यहां पर नहीद खान जी हैं, साथ साथ में कई अदर कैंडिडेट्स है, काजल जी वगैरह है। चलो भाई, आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है, तो सीधे मुद्दे की बात है जो करते हैं। देखो, अब आज आपके सामने राजनीतिक न्यूज आएगी कानूनी एंगल से, ठीक है, और साथ ही साथ में कानूनी न्यूज आएगी राजनीतिक एंगल से। तो इसका भी ऑब्जर्वेशन जरूर समझना। आज की क्लास में आपको यह भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर पॉक्सो का कोई मामला बनता है। पॉक्सो का मामला पता है, संत आसाराम को लेकर जो सारा सिनेरियो चला था वो सारा पॉक्सो से जुड़ा हुआ मामला ही था। तो पॉक्सो के केस में एफएसएल रिपोर्ट की कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हमें क्या करना है, आज की इस क्लास के अंदर समझना है, ऑब्जर्व है जो करना है। इतना ही नहीं, आज हमारे देश में एक मतलब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इससे पहले आपको पता है झारखंड का मामला बना था, जहां पर वहां के सीएम को गिरफ्तारी का माहौल जैसे ही बन रखा था तो उन्होंने पहले ही क्या कर दिया, उस पद से है जो रिजाइन है जो कर दिया। तो रिजाइन कर दिया तो उसके बाद में सीएम रहे नहीं। तो देश के अंदर अपने आप का ये पहला अजीबोगरीब मामला बना है, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर आप किस तरीके से सीएम को गिरफ्तार है जो किया जा रहा है। आज की वीडियो में मुझे थोड़ा सा ग्लिच लग रहा है ना, वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है, करेक्ट। वीडियो में थोड़ा सा लैग मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। मुझे अब 1 मिनट दीजिए, मैं कोशिश करता हूं। ओके, तो कहीं कहीं जो है ये चीज एरर है जो कर रही है। कोशिश कर लेते हैं, अगर ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता है तो कुछ चेंजेस रहेंगे। हाँ जी, क्या अब कुछ क्लैरिटी है, यस और नो? क्या अब कुछ क्लैरिटी हो सकती है? यहां पर मैं भी देख लेता हूं। अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर वीडियो का मजा नहीं आएगा। क्लैरिटी नहीं है तो इस वीडियो का मजा नहीं आ पाएगा। ओके, आपके कमेंट्स यहां पर है और नहीं, अभी भी कुछ न कुछ एरर है। चलो कोई नहीं, आप मेरी आवाज पे फोकस एडिट कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आवाज क्लियर होगी। इस वीडियो का मजा नहीं आ पाएगा। ओके, इट्स ओके। आए हैं तो वीडियो तो पूरा करके जाएंगे, क्योंकि रुके ही ना तू, झुके ही ना तू, इसलिए झुकना तो नहीं है। तो देखो, समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं, और ये बातें क्या होगी, एक तरीके से आपको कनेक्ट है जो करने वाली, किन चीजों से कनेक्ट करेगी, लीगल के आज के एस्पेक्ट से, वन बाय वन। सबसे पहले है, एक यूनिट बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फैक्ट चेक यूनिट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है तो उसके संबंध में कई बार पता है क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे मतलब मीडिया चैनल्स या ऐसे फेक अकाउंट्स वगैरह होते हैं जो रूमर्स फैलाने का काम है जो करते हैं। क्या करते हैं? रूमर्स फैलाने का काम है जो करते हैं।
ऐसी सिचुएशन के अंदर एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएगी, लेकिन उस फैक्ट चेक यूनिट का फैक्ट ही सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कर दिया, एक तरीके से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस पर एक तरीके से स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। अब ये चीज एक तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ मामला भी है। कैसे, आइए समझाता हूं। मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं मैं एक्चुअल वेबसाइट पे, जहां पर आपको कुछ देखने को है जो मिलेगा। यहां पर आ जाइए, स्क्रीन पर ऑब्जर्व कीजिएगा। स्क्रीन पर आपके सामने एक वर्ड सर्च कर रहा हूं मैं। आप चाहें तो आप इस चीज को ट्रायल कर सकते हैं। देखो, फैक्ट चेक यूनिट, ये जब शब्द आप टाइप करते हो फैक्ट चेक यूनिट सुप्रीम कोर्ट करके, तो आपके सामने कई तरह की अलग अलग वेबसाइट का मामला है जो देखने को मिलेगा। और इन्हीं में से एक वेबसाइट होती है PIB। ये मैं टाइप कर लेता हूं तो शायद सबसे ऊपर जो है वो वेबसाइट मेरे को देखने को यहां पर मिलेगी। लाइव मीट, द हिंदू, द वायर, NDTV वगैरह। देखो, इतने सारे केसेस में आज की न्यूज छाई हुई है, और इस न्यूज में एक ही है कि फैक्ट चेक करने वाली यूनिट को सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है स्टे। अब ये चीज देखा जाए तो पॉलिटिकल एंगल से ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मेन एजेंडा या इसका मेन पर्पस जो है वो कहेंगे इस बात से कनेक्टेड था कि कोई भी गलत रूमर जो है उसको रोका जाए। मैं यहां पर रैंडमली एक स्लाइड है जो ओपन कर लेता हूं, जैसे बिजनेस टुडे का स्लाइड है। देखो, अगर कोई न्यूज जो है लगभग हर मीडिया पे छाई हुई है, तो इसका मतलब उस न्यूज के अंदर कुछ अलग बात है। तो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ रूल्स अमेंडमेंट आए थे, और उन रूल्स अमेंडमेंट के तहत इन फैक्ट चेक यूनिट के बारे में जो है कॉन्सेप्ट को लागू है जो किया गया था। तो यहां पर ये मामला सामने पहुंचा और फैक्ट चेक यूनिट को इस तरीके से क्या कर दिया गया, स्टे है जो किया गया। अभी मामला लंबा चलेगा। जो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, आप नाम नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम का सवाल बन सकता है अगर आपकी GK GS सिलेबस का पार्ट है। तो ये जो फैक्ट चेक यूनिट है ये किसके तहत काम कर रही है, तो ये यहां पे जो आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जिसको PIB कहते हैं। इनफैक्ट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट भी है PIB और FCU। अगर आप यहां पे टाइप करें तो मैं चाहता हूं ये आगे इसी वेबसाइट का मैं इंतजार कर रहा हूं। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है pib.gov.in। कई बार है ना, कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट की हमको जानकारी नहीं होती और वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, अब ये यहां पर इसका पूरा बाइफिकेशन है, वेरिफिकेशन है। अब देखो, इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन है सबमिट फॉर द फैक्ट चेक। जब मैं इसको क्लिक करता हूं ना, ये देखो, आम आदमी के पास कई बार कुछ विशेष हथियार होते हैं, लेकिन वो आम आदमी क्या नहीं कर पाता, उसको इस्तेमाल है जो नहीं कर पाता। तो देखिए, यहां पर ये स्टेप्स है वगैरह, आप वन टाइम वेरिफिकेशन कर दो। उसके बाद में आपको ऐसा कोई भी फैक्ट लगता है कि भाई ये जो है ये गड़बड़ हो सकता है, ये फैक्ट सही नहीं है, आप इसके अंदर क्या कीजिएगा, इसके अंदर सबमिट कर दीजिएगा। बकायदा इसकी टीम आपको रिवर्ट करती थी, अब नहीं कर पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्टे कर दिया इसको। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट चाहता क्या है। ये पहला पॉइंट, क्योंकि ये आम आदमी के लिए एक अच्छा हथियार था कि वो घर बैठे बैठे ऑफिशियल सिस्टम को फैक्ट चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसको इसके बारे में जानकारी जो है नहीं थी कि ऐसा भी कोई सिस्टम है जो हमारे भारत में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं मैं। दूसरा जो एक स्पेशल सेगमेंट है वो ये है, ये न्यूज कोर्स खास नहीं है, इसको अपन बाद में आराम से पढ़ेंगे। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा जुकाम का एंगल दिखेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के तीन बड़े झटके कह दो, तीन बड़े फैसले कह दो, जिनको आपको सुनना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। नंबर 1 पे तो ये आया कि फैक्ट चेक, जो मैंने आपको बता दिया कि एक तरीके से फैक्ट चेक यूनिट को हो सकता है बंद करना पड़े, नंबर 1। दूसरा ये है कि एक मामला था, तमिलनाडु के राज्यपाल को कहा गया कि भाई ये जो मंत्री जी हैं इनका कन्विक्शन अभी तय नहीं है, आप इनको क्या करो, मंत्री पद की शपथ दिलाओ। राज्यपाल ने नहीं दिलाई, गवर्नर ने नहीं दिलाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कोर्ट में पूछा मिस्टर एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल सॉरी, कि भाई क्या चल रहा है, राज्यपाल जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेगा क्या। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को क्या लगा दी, एक तरीके से डांट फटकार है जो लगाई। और तीसरा मामला जो हमने कल डिस्कस किया था, आपको पता है हमारे देश में इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर एक विवाद चला था और वो विवाद खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल किसी भी तरीके का कोई भी स्टे अपॉइंटमेंट पर देने से मना कर दिया। तो एक चिंगारी
जो उठी थी लेकिन जल नहीं पाई अपने आप में। हालांकि अभी तक मैटर पूरा क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ये 3 मुद्दे देश के अंदर अभी काफी जो है एकदम क्या कहते हैं उसको बर्निंग केस के अंदर है जो चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे जजमेंट हैं जो आपको एक लॉ एस्पिरेंट होने के नाते पढ़ने चाहिए, और इन जजमेंट की पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा लिंकिंग लॉज तनसुख सर टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, लिंकिंग लॉ तनसुख सर टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, वहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी ताकि आप डेली कानूनी अपडेट के कुछ पीछे कहते हैं ना बिहाइंड द स्टोरी स्क्रिप्ट को भी क्या कर सकते हो, पढ़ जो सकते हो। अब इसके अलावा एक और चीज यहां पर आपके सामने, इसको हटाएं अपन। यस, ये खबर आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति विशेष जो बहुत खास था, यानी कि वहां के चीफ मिनिस्टर, बात कर रहा हूं मैं अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी को अब क्या कर दिया गया है, अरेस्ट है जो कर दिया गया। पूरे देश में 2 तरीके की ओपिनियन है जो चल रही है। ओपिनियन नंबर 1 जो ये कहती है कि ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये जो प्रवर्तन निर्देशालय है, ये केंद्र सरकार की कठपुतली के अकॉर्डिंग नाच रहा है। एक ओपिनियन ये चल रही है, और शायद ऐसा इसलिए भी है कि 2014 के बाद में 95% केसेस, तथा कथित कह रहा हूं मैं, मेरे पास इसका कोई क्रेडिबल सोर्स है जो नहीं है, जो न्यूज़पेपर में मेंशन कर रखा, उसी बात को एक तरीके से आपके सामने रख रहा हूं मैं कि 95% जो है मामले ईडी के, वो बेसिकली किससे आ रहे हैं, वो एक तरीके से जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके नहीं है, अपोजिट पार्टीज के, मतलब उन नेताओं को एक तरीके से टारगेट किया। एक तो है ये आरोप, और वही इसका एक और एस्पेक्ट है जो ये कहता है कि भाई देखो ऐसा है कि काले तो काले हैं, चाहे रूलिंग पार्टी में हो या सामने वाली पार्टी में हो, तो चलो भाई कहीं कहीं रूप से इन करप्ट लोगों का सफाया हो रहा है तो अच्छी बात है। 2 ओपिनियन चल रही है। खैर चलिए इन सबको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मेन मामला है कि क्या हमारा देश का संविधान, ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी सिटिंग, किसी फंक्शनिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने की इजाजत देता है क्या? क्या यहां पे प्रिविलेज नहीं है कि भाई आप चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते, अगर उनको अरेस्ट कर लिया तो पीछे फिर क्या होगा? तो मैं जरा आपको कुछ फैक्ट बताता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है, और ये फैक्ट जो है वो 2 तरीके के हैं। एक फैक्ट ऑब्वियस सी बात है जो तथ्यात्मक है, जो स्टैटिकल है, और दूसरे फैक्ट जो कानूनी है। देखो, कानून के लिए हर पोस्ट बराबर होती है। हाँ, ये जरूर है, मान लीजिए कि वो अगर पार्लियामेंट की सिटिंग में बैठे होते तो शायद उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्योंकि 40 डेज प्लस 40 डेज माइनस एंड ड्यूरिंग द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एक प्रिविलेज जरूर मिलता है। लेकिन यहां पे मामला है जो दूसरा था। एक्चुअल में हुआ क्या, देखिए, कहते ना कि कभी भी कोई भूचाल अचानक नहीं आता है। 2 नवंबर, आप तारीख नोट करते हुए जाइएगा, 2 नवंबर 2023, आपको शायद ये विजिबल नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए रीड आउट करके बताता हूं, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप लिंकिंग और तनसुख सर शेयर कर दूंगा। 2 नवंबर 2023 को पहला समन भेजा गया था अरविंद केजरीवाल जी को, वो नहीं आए। दूसरा 21 दिसंबर 2023 को दूसरा समन भेजा गया, 3 जनवरी 2024 को तीसरा, 17 जनवरी को चौथा, 2 फरवरी को 5वां, 22 फरवरी को 6ठा, 26 फरवरी को 7वां, 27 मार्च को 8वां, 27 मार्च यहां पे शायद गलत तारीख है, 27 फरवरी होगा, और 17 मार्च यानी कि 9वां। टोटल 9 समन भेजे गए कि भैया पूछताछ करनी है, आइए, पूछताछ करनी है, आइए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आम आदमी का खास चेहरा भी क्या करता है, कुछ कानून की बातों को नजरअंदाज जो कर जाता है। फाइनली गिरफ्तारी की बात है जो हुई, और गिरफ्तारी भी आसानी से नहीं, हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में पहले मामला पहुंचा, और दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना कर दिया। अब देखो, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जो हैं वो ऐसे तो है नहीं कि उनको कानून की जानकारी नहीं, कि उनको नहीं पता था कि भैया सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी जो होने वाली है, उन्हें पता था। फिर भी सारी सर्कमस्टेंसेस को ऑब्जर्व करते हुए और कहीं कहीं इस तरीके से समन की नॉन कॉम्प्लायंस को ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने क्या कहा कि इतनी सारी समन की नॉन कॉम्प्लायंस जो है ना वो अज्ञानतावश नहीं हुई है, वो कहीं कहीं जानबूझ के जो हुई है। और फाइनली अरेस्ट पर स्टे करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने मना किया। जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मना किया, तुरंत जो है ईडी और पुलिस डिपार्टमेंट पहुंच गया, कहां पे, अरविंद केजरीवाल के घर पे। वहां पे 2 घंटे पहले उससे पूछताछ हुई और उसके बाद में उनको गिरफ्तार है जो कर दिया गया। मामला क्या था, देखो, मामला जो है वो एक तरीके से शराब के घोटाले को लेकर चल रहा है।
अब पता नहीं भैया कितना सच बाहर आएगा कितना नहीं आएगा, वो हमारा काम नहीं है। हम लोग इस एपिसोड सीरीज में कानूनी अपडेट को जानने के लिए क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, और आप भी उसी चीज को सुनना चाहते हैं। तो यहां पर ये न्यूज आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरीके से दंडात्मक कार्रवाई के लिए अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। फिर उसके बाद में ईडी की टीम गुरुवार शाम को उनके घर पे पहुंची, शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया। अब देखो उनके ऊपर आरोप क्या लगे हैं, उनके ऊपर आरोप की मैं आपको सिर्फ 2 लाइनें सुना देता हूं, ठीक है, बाकी तो पूरी बात हमें बाद में पता चलेगी क्या था क्या नहीं था। इसमें मामला कुछ इस तरीके से था, एक सेकेंड, यहां पे वो पर्टिकुलर न्यूज, यस दिस वन, देखो ये था कि शराब घोटाले में अब तक 6 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल जो है वो 32nd नंबर पर है। इससे पहले 31 लोगों को गिरफ्तार है जो किया जा चुका है। मामला यह है कि शराब नीति से 2873 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। दक्षिण भारत के जो शराबी कारोबारी थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए 136 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी को माफ किया गया और इसके एवज में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत है जो इस तरीके से ली गई, ऐसा आरोप है। अब सच्चाई है झूठ है क्या है वो तो भैया न्यायालय के द्वारा ही पता है जो चल पाएगा। लेकिन अपेरेंटली लगता है कि यार 136 करोड़ माफ किए और 100 करोड़ की घूस ले ली, ऐसे शराब कारोबारी इतने आसानी से तो नहीं देंगे। खैर जो भी है, लेकिन यहां पर यह मामला है। मैं आपको संवैधानिक रूप से अगर बात करूं तो देश का सीएम क्या, देश के ऑनरेबल पीएम भी अगर अपनी पर्सनल कॉम्पिटेंसी के अंदर या पद का दुरुपयोग अगर करते हैं तो सर्टेनली उनके अगेंस्ट में भी क्या की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है, गिरफ्तारी के रिगार्डिंग भी। नाउ तो ये एक पॉइंट है और इस तरीके से वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के ही मनीष सिसोदिया जी वो पहले से ही 13 महीने ऑलरेडी क्या है, और सत्येंद्र जैन जो है लगभग काफी टाइम से ऑलरेडी जेल की सलाखों के अंदर है, ठीक है जी। चलिए तो यहां पर ही मामला अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ था। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। देखो सरकारें बदलती रहती हैं, आरोप नहीं बदलते, है ना। सरकारें बदलती रहती हैं, भ्रष्टाचार के समुद्र में डूबे आरोप जो हैं वो नहीं बदलते। अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही के अंदर जो है राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ तथा जयपुर पीठ में ये जो एडिशनल महाअधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई ना, एडिशनल एडवोकेट जनरल AAG जिनको कहा जाता है, तो उनकी नियुक्ति की, देखो ये वकीलों से जुड़ा हुआ मसला है, ठीक है, उनकी नियुक्ति की गई। मुख्य पीठ में जो पिटिशनर थे ईश्वर प्रसाद वगैरह, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की, ठीक है, और राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी 2011, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। जिन लोगों को जानकारी नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि एक राज्य के अंदर राज्य का महाअधिवक्ता एक सर्वोच्च लॉ ऑफिसर है जो होता है राज्य के अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया तो हम अटॉर्नी जनरल को कहेंगे, लेकिन राज्य के अंदर होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल डायरेक्ट नहीं होता है, एडिशनल एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है, फिर उनमें से किसी को डेजिग्नेट किया जाता है एडवोकेट जनरल के रूप में। ये एक सामान्य प्रक्रिया जो है वो फॉलो होती आई है। तो AAG बनाना मतलब भविष्य में AG बनने की संभावनाएं क्रिएट होना, और AG एक संवैधानिक पद है, एडवोकेट जनरल एक संवैधानिक पद है। संविधान का अनुच्छेद 165 आर्टिकल 165 इसके बारे में क्या करता है, जिक्र है जो करता है, ठीक है नहीं। अब जरा इस बात को समझिएगा कि यहां पर क्या हो रहा है, कि इस तरीके से राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी 2011 के प्रावधानों के मामला है जो आया। अब देखो चुनौती इसलिए भी दी गई कि राज्य के विधि मंत्री के बेटे को, राज्य के जो विधि मंत्री हैं उनके बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सवाल उठना लाजमी भी है ना। उसको साबित करना पड़ेगा कि भाई विधि मंत्री जी का बेटा है तो कुछ विशेष रूप से उसका परिचय होगा, विशेष रूप से उसके गुण अवगुण के बारे में, उसके मेरिट बेसिस कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसलिए कई बार कहते हैं ना कि कानून के अंदर कोर्ट का होना, न्यायालय का होना बहुत जरूरी होता है। यही बात सामने है जो यहां पर आई है। लेट्स सी क्या होता है आगे इस केस के अंदर। लेकिन अभी राजस्थान राज्य के अंदर महाधिवक्ताओं का मामला जो है वो एक तरीके से चैलेंजेबल है, ठीक है। एक और न्यूज जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी से जुड़ी हुई है। आपको पता है हर राज्य के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि हर राज्य के अंदर क्या होता है, वैकेंसीज होती हैं सरकारी पदों की, सरकारी पोस्टों की। अगर वैकेंसी सपोज करो 2000 की है तो क्या आप 2500 का एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हो? सीधा सा जवाब है नहीं।
लॉजिकल बात भी है, जितनी वैकेंसी है उतना ही आप एडवर्टाइजमेंट वहां पे क्या कर सकते हैं, निकाल है जो सकते हैं। अब जरा इस बात को आप समझिएगा, कलकत्ता हाईकोर्ट हमारे देश का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। ओके, हाईकोर्ट में बुधवार को एसएससी भर्ती घोटाले की सुनवाई पूरी हो गई। देखो, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को के अंदर जो घोटाला हुआ है उसके बारे में जो है सुनवाई पूरी हुई। बुधवार को एसएससी कोर्ट में सुनवाई पूरी होगी। वहां पे जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने क्या कहा, डिविजनल बेंच में उन्होंने हालांकि जजमेंट जो है एक तरीके से सुरक्षित रखा है, लेकिन उनका कहना है कि एसएससी में कई भर्तियों के अवैध होने का आरोप लगाया गया है। पिटिशनर द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए उससे पता चलता है कि रिक्तियों से जितनी पोस्टें वैकेंट थी उससे ज्यादा अपॉइंटमेंट नियुक्तियां हैं जो दे दी गई, इन भर्तियों को रद्द किया जाएगा। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑफिशियल फिगर हमारे पास होना चाहिए। अब कुछ दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से एक डेटाबेस जारी किया गया था कि भाई कितने राज्यों में, कितने अपने अलग अलग शहरों में कितनी वैकेंसियां हैं जज की, आपकी सेशन जज वगैरह की, स्पेशल कोर्ट की वगैरह की, तो उनसे ज्यादा आप उसको क्या नहीं कर सकते, फिल कर ही नहीं सकते। तो कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जजमेंट भी मैं आपको शेयर करूंगा, कहां पे, लिंकिंग लॉ तंसुख सर टेलीग्राम ग्रुप में। और ऐसे वकील जो वकालत करते हैं एम्प्लॉयमेंट के संबंध में, एक बात ध्यान से सुनिएगा, वकालत सिर्फ क्रिमिनल और सिविल मामलों के अंदर नहीं होती, एक और स्पेशल मामला होता है जिसको अपन बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित, रिक्रूटमेंट के संबंध में। तो वहां पर भी क्या होती है, एक अच्छी खासी वकालत जो होती है, जो सर्विस मैटर के एडवोकेट्स होते हैं ना, वो इन चीजों के अंदर अच्छा ध्यान रखते हैं। जहां पर भी गड़बड़ी होती है वो हाईलाइट करते हैं, और वहां पे जैसे ही कोई उनको अप्रोच करता है तो डेफिनेटली इस केस में क्या होता है, वहां पे मामला है जो बनता है, किस बात का, कोर्ट प्रोसीडिंग का। तो ये सारी बातें थी जो मुझे लगा आपके साथ आज शेयर कर लेनी चाहिए। बाकी कुछ मुद्दे जो अनावश्यक रूप से संवेदनशील हो सकते हैं, उन मुद्दों को आज मैं आपके बीच में डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये एपिसोड हो सकता है थोड़ा टेक्निकली आपको प्रॉब्लम है जो आई है, लेकिन एक लास्ट खबर के साथ आज के सेशन को क्लोज करते हैं। पॉक्सो का जो मैटर है जो होता है, पॉक्सो का मैटर मतलब क्या है कि यानी कि जो बच्चों के अगेंस्ट में सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो उसमें एक रिपोर्ट का दर्ज होना बहुत जरूरी होता है। उस रिपोर्ट को बोलते हैं एफएसएल रिपोर्ट। एफएसएल फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट है जो होती है। जब तक वो सबमिट नहीं होती ना, पुलिस चालान पेश नहीं करती, ऐसा क्राइटेरिया है पॉक्सो के मामलों के अंदर। तो एक मामला आया और इस मामले में क्या हुआ कि एफएसएल रिपोर्ट के आए बिना ही चालान पेश कर दिया गया। पुलिस 173 सीआरपीसी के तहत क्या करती है, चालान है जो पेश करती है। तो पुलिस ने चार्जशीट है जो फाइल कर दी विदाउट एफएसएल रिपोर्ट। पेश होने पर, केस की ट्रायल शुरू होने पर एफएसएल निदेशक को शुक्रवार को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया और साथ ही उनसे पूछा कि एफएसएल रिपोर्ट आने में देरी क्यों हो रही है, क्या इसमें एफएसएल गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं की जा रही, वगैरह वगैरह। एफएसएल को लेकर एक प्रॉपर गाइडलाइन है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि बच्चों के केस में जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उसमें एफएसएल रिपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देख लीजिएगा, पॉक्सो मामलों के अंदर एफएसएल रिपोर्ट एक सिग्निफिकेंट रोल है जो प्ले करती है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी कोई चीज हुई है, बच्चों के कपड़ों पे, बच्चों के बॉडी के पार्ट पे वगैरह पे ऐसी कोई भी चीज मिल जाती है तो एफएसएल से पता है जो चल जाता है। ठीक है, तो ये मामला यहां पर आए, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं या आपके आस पड़ोस कोई भी ऐसा मामला बन जाता है जहां पर पॉक्सो का मैटर है और एफएसएल रिपोर्ट नहीं है, ये तो वहां पे पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध हो सकती है। और वहां पे कोर्ट क्या करेगा, पहले एफएसएल रिपोर्ट और बाकायदा एफएसएल के डायरेक्टर को भी क्या कर सकता है, कोर्ट में बुलाया जा सकता है। पॉक्सो का मैटर, एफएसएल रिपोर्ट, डायरेक्ट लिंकिंग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये एक मसला जो है वो कानूनी अपडेट के रिगार्डिंग आप लोगों के बीच में है। सो दैट्स ऑल, ये सारी बातें थी जो मैं आपके सामने शेयर जो करना चाह रहा था। और एंड में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अनअकैडमी के ऐप पर अभी हम लोग जुडिशियल सेगमेंट को डील करते हैं और रेगुलर क्लास उसकी चलती है। अगर आपको लगता है कि आप लिंकिंग डायग्रामेटिक स्टाइल से लिंकिंग मेडिटेशन को ध्यान में रखते हुए अपने बेरेट की स्टडी को मजबूत करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। दिल से, जज्बातों से और पूरे जुनून के साथ में रेगुलर कोर्स को क्या करें, डील है जो करेंगे। रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल लिंक भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन है जो कर सकते हैं, लेकिन लिंकिंग कोड के साथ ज्वाइन करना ताकि मैं आपको लिंकिंग स्टडी मटेरियल का एक्सेस नहीं है जो दे सकूं। एक और अपडेट सुन लीजिए, राजस्थान के लगभग हर पुलिस थाने के अंदर जो है सरकार की तरफ से या उनके जिलों के एसपी की तरफ से नए वाले कानून की कॉपियां भिजवा दी गई है ना।
नए वाले कानून की कॉपियां भिजवाएगी। इसका मतलब क्या, 1 जुलाई को ये कानून लागू होना तय है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, यानी कि ये जो चीज है इसको हमें मिस नहीं करना है। किस चीज को, आपकी जो न्यू बेयर एक्ट है इसको मिस है जो नहीं करना है, एंड बढ़िया तरीके से तैयारी है जो हुई है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। आज के एपिसोड में थोड़ी तकनीकी समस्या हुई, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू।